प्रीति शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 जिसका नेम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण। लास्ट वीडियो में हमने कुछ मेथड्स पढ़ी थी, किसी मिक्सचर से पदार्थों को अलग करने की कुछ विधियां हमने देखी थी, जिनमें हमारा फर्स्ट था हैंड पिकिंग, हस्तचयन, जिसमें हम हाथों से दो पदार्थों को अलग करते हैं किसी मिक्सचर में से। दूसरा हमारा था थ्रेशिंग मीन्स पीट कर या पटक कर दानों को भूसे से अलग करना। थर्ड हमने पढ़ा था विनोइंग मीन्स फटकना, जिसको हम फटक कर लाइटर पार्टिकल्स को, हल्के कणों को, हल्की इम्प्योरिटीज को हम अलग करते हैं। चौथा हमने पढ़ा था सीविंग मीन्स चालन, जिसमें हम छान करके दो पदार्थों को अलग करते हैं। जो बड़े दाने होते हैं वो चालनी की सहायता से हम उसे अलग करते हैं। चालनी में बड़े पदार्थ ऊपर रह जाते हैं और छोटे पदार्थ नीचे निकल जाते हैं। उसके बाद हमने देखा था सेडिमेंटेशन मीन्स अवसादन। इसमें हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड में से, किसी लिक्विड में से सॉलिड को अलग करते हैं। सॉलिड नीचे तली पर बैठ जाते हैं, उसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। एंड डिकेंटेशन मीन्स अवसादन, निस्तारण में हमने देखा पानी है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ गई हैं और जो हैवियर पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ गए हैं, भारी कण नीचे बैठ गए हैं और जो हल्के कण हैं वो पानी में रह गए हैं। तो उन पानी को जब हम फेंक देते हैं या निकाल देते हैं या दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं तब हम उसे कहते हैं डिकेंटेशन। तो ये कुछ विधियां हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी थी। अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट्स हैं। फिल्ट्रेशन का हिंदी मीनिंग होता है निस्यंदन, ये भी एक तरीके से छानना ही होता है जो हम देखेंगे। दूसरा है इवेपोरेशन का मीनिंग होता है वाष्पन। तीसरा है कंडेंसेशन मीन्स संघनन। फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में दो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। इस चैप्टर में हम इन मेन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन है, व्हेन सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, क्लॉथ और फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। जब किसी मिश्रण में से, जब कोई मिक्सचर है हमारे पास और हमको उसमें से सॉलिड और लिक्विड दोनों को अलग करना है, तो हम उस मिश्रण में से ठोस व द्रव पदार्थों को एक दूसरे से किसी छलनी, कपड़ा या फिल्टर पत्र की सहायता से अलग करते हैं, उसे निस्यंदन कहते हैं। आप लोगों ने रोज ही इसका एग्जाम्पल अपने घर में देखा होगा। जब चाय बनती है तो चाय में जब दूध और पानी, शक्कर और पत्ती के मिश्रण में से जब हम चाय की पत्ती को अलग करते हैं, क्योंकि शक्कर तो उसमें घुल जाती है, शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाती है, इसलिए जब हम चाय की पत्ती को अलग करते हैं तो हम एक छलनी का यूज़ करते हैं। वही छलनी सॉलिड को और लिक्विड को अलग करती है, ठोस पदार्थ को और द्रव पदार्थ को अलग करती है। कैसे कि जो चाय की पत्ती है वो तो छलनी के ऊपर रह जाती है और चाय जो कि एक लिक्विड है, द्रव है, वो नीचे कप में आ जाती है। तो ये हमारा डेली का एग्जाम्पल है। चाय छानना की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। इसे हम क्या कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं। अब कपड़े की सहायता से भी हम फिल्ट्रेशन करते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा, जब आपके घर में दूध फट जाता है, आपकी मदर ने आप किया होगा, उस दूध का पनीर बनाया होगा। जब वो दूध फट जाता है तो उसे एक कपड़े पे कस के बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी है वो उन कपड़ों के छिद्रों से बाहर निकल जाता है और जो ठोस है, दूध के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, वो उस कपड़े के अंदर रह जाते हैं और वो क्या बन जाता है, पनीर बन जाता है। तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन या निस्यंदन। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन कहेंगे, जब हम किसी मिश्रण में से सॉलिड और लिक्विड को अलग करते हैं, ठोस या द्रव पदार्थ को अलग करते हैं। आपने देखा होगा जब हम नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो नींबू की शिकंजी में भी हमें उस पानी में जिसमें हमने नींबू का रस निचोड़ा है उसमें बीज भी चले जाते हैं और कुछ नींबू के सॉलिड पार्टिकल्स भी चले जाते हैं, जो नींबू के लंबे लंबे रेशे होते हैं। अब हमें उस मिश्रण में से बीजों को, नींबू के बीजों को और उन रेशों को अलग करना होता है, तब भी हम स्ट्रेनर की सहायता से या छलनी की सहायता से उसे छान करके अलग करते हैं। छलनी पर ऊपर नींबू के बीज और वो रेशे रह जाते हैं और नीचे हमें लिक्विड या द्रव मिल जाता है, जिसे हम पीने के काम में लेते हैं। ठीक है। और इस तरह हम फलों के रस को भी छलनी से छानते हैं। जैसे संतरे का रस बनाते हैं तो उसे भी हम उसके बीजों को और संतरे के रेशों को अलग करने के लिए हम छलनी का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो जब हम फिल्ट्रेशन में क्या करेंगे, सॉलिड और लिक्विड को अलग करने का काम करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे फिल्टर पत्र की सहायता से कैसे काम करते हैं या फिल्टर पेपर क्या होते हैं। इन फिल्टर पेपर से हम किसी सॉलिड और लिक्विड को कैसे अलग करते हैं। ठीक है। ये होते हैं फिल्टर पेपर।
इन्हें फ़िल्टर पेपर कहते हैं, जो आपने अपने स्कूल की साइंस लैब में जाकर आप देख सकते हो, और आप अपनी टीचर से भी कह सकते हो कि हमें फ़िल्टर पेपर दिखाएं। ये फ़िल्टर पेपर में बिल्कुल बारीक छोटे छोटे से छेद होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिन्हें हम फाइन पोर्स, बिल्कुल बारीक छिद्र कह सकते हैं। ये फ़िल्टर पत्र या फ़िल्टर पेपर की सहायता से हम लिक्विड और सॉलिड, ठोस या द्रव को अलग कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके घरों में कभी कभी नल सप्लाई, जो वाटर सप्लाई होती है, उसमें कभी कभी गंदा पानी आता है या फिर सिंपल पानी भी आता है। तब भी आपने देखा होगा कि आपके घर में जब पानी भरते हैं घरों में, तो या तो कोई छलनी लगा देते हैं। तो छलनी की सहायता से भी हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि यदि कुछ धूल के कण आ भी जाएँ तो वो छलनी में ही रह जाएँ और साफ़ पानी हमारे घड़े में उतर जाए। या फिर आपने कई जगह देखा होगा, कई लोग नल में ही कपड़ा बांध देते हैं। तो जो कपड़ा बांध देते हैं, उस कपड़े की सहायता से भी हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। वो कपड़ा क्या करेगा, जो मिट्टी के कण हैं या जो धूल है, जो भी गंदगी है, वो उस कपड़े में रह जाएगी और साफ़ पानी आपके घड़ों में आ जाएगा। उसी तरीके से यदि मान लो आप कुएं से पानी लेकर आ रहे हैं, या किसी तालाब या झील के किनारे गए और वहाँ का पानी आपको पीना है, तो वो गंदा हो सकता है। तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उसे कपड़े से या छलनी से छानकर साफ कर सकते हैं। घर पर यदि हमें सॉलिड और लिक्विड पदार्थ को किसी मिक्सचर में से अलग करना है, तो हम कपड़े या छलनी का उपयोग करते हैं। परंतु साइंस लैब में जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो कई केमिकल्स को जब हम आपस में मिलाते हैं, तो उसमें रिएक्शन होती है, और रिएक्शन होने से कुछ और मिश्रण हमें मिलता है। उस मिश्रण में हमें सॉलिड भी मिल सकता है और लिक्विड भी मिल सकता है। अब उस द्रव और ठोस को यदि हमें अलग करना है, तो हम साइंस लैब में, विज्ञान प्रयोगशाला में फ़िल्टर पत्र का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम छालनी का या कपड़े का यूज़ नहीं करते हैं, इन फ़िल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। और इन फ़िल्टर पेपर को हम इस फनल की हेल्प से छानने में काम में लेते हैं। ये फ़िल्टर पेपर, इसको काम में लेने का तरीका ये है कि इसका पहले एक शंकु बनाया जाता है, कोन बनाया जाता है। इसको हम सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाफ फोल्ड कर लेंगे पूरी तरीके से, फिर हम इसे वापस फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड किया। अब इसको हम इस तरह से खोलेंगे, और खोलने पर एक तरफ से, क्योंकि ये दो से ऐसे खोलेंगे तो ये अलग हो जाएगा, इसका एक पार्ट और हम यहाँ ले लेंगे, और ये देखो, ये हमारा बन गया कोन। जैसे कोन आइसक्रीम होती है, उसी तरह से ये हमारा कोन बन जाता है। इस कोन को हम अपने फनल में, या हम इस फनल में इस तरह से लगा देंगे। ये कोन को हमने क्या किया, इस तरह से यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, इस तरह से अब हमें उस सॉलिड को, लिक्विड को इससे अलग कर लेंगे। अब मान लिया हमारे पास कोई गंदा पानी है, अब आसपास झील तालाब तो है नहीं जो हम गंदा पानी लेकर आ जाएं, तो हम मिट्टी लाई हुई है, एक हम गंदा पानी अपने यहीं पर बना लेते हैं। ये मैंने मिट्टी डाल दी इसमें, ये पानी हमारा गंदा हो गया। अब इस पानी में से मुझे इस मिट्टी को अलग करना है इस पानी में से, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सेटल होने देंगे, सेडिमेंटेशन होने देंगे। इसका मीन्स इस मिट्टी के पार्टिकल को हम सेटल होने देंगे नीचे। ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये जो मिट्टी के कण हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, ये पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, और फिर हम इसको वापस, हमारे पास जो भी पानी है वो अभी भी मटमेला है, मडी वाटर है, ये अभी भी गंदा है। इस तरह से गंदा पानी, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का पानी, ये पानी कई बार हमारी वाटर सप्लाई के साथ हमारे घर पर, हमारे नलों में आता है, इसलिए इस पानी को पीने से पहले छानना ज़रूरी होता है। हम इसे इस फिल्टर पेपर की हेल्प से छान सकते हैं। यह देखो, ये मैंने इसमें इस कोन में इसे लगा दिया है, और हम अब ये खाली ट्यूब लेंगे और इस पर हम इस पानी को डालेंगे। अब हमें जो नीचे पानी मिलेगा वो एकदम साफ मिलेगा, और जितनी भी मिट्टी है या डस्ट पार्टिकल्स हैं या मड पार्टिकल्स हैं, वो ऊपर रह जाएंगे, इस फिल्टर पेपर पर ऊपर रह जाएंगे, और साफ पानी बिल्कुल नीचे उतर के आएगा। ये देखो, पहले की अपेक्षा ये पानी बिल्कुल साफ़ है, और ये इसके अंदर आप देखोगे तो इसमें आपको वो मिट्टी के पार्टिकल आपको इसमें दिखाई देंगे, है ना। इस तरह से हम ये फिल्टर पेपर का उपयोग साइंस लैब में सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को, सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स को अलग करने में काम में लेते हैं। अब ये अभी तो हमारे लिए अशुद्धि है, हम इसको फेंक सकते हैं, लेकिन जब साइंस लैब में हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पर ये हो सकता है कि ये जो हमें ऊपर मिला है ये हमारे काम का हो,
और हम इसे वापस काम में ले सकते हैं। तो ये जो हमें मिल गया, सारे मड पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर पर आ गए और इसमें ये साफ पानी अलग हो गया। तो इस तरह से हम सॉलिड और लिक्विड को किसी मिक्सचर में से अलग कर सकते हैं, किसी मिश्रण में से ठोस और द्रव पदार्थ को अलग कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिल्ट्रेशन में हम चाय पत्ती को चाय से अलग करते हैं, दूध में से मलाई को अलग कर सकते हैं छालनी से छान करके, नींबू की शिकंजी में से नींबू के बीजों और नींबू के रेशों को अलग कर सकते हैं, संतरे के रस में से संतरे के बीजों और संतरे के रेशों को अलग कर सकते हैं। तो यह फिल्ट्रेशन प्रोसेस या निस्यंदन प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस चैप्टर में अब हमारा अगला पॉइंट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स वाष्पन। यह प्रोसेस भी दो पदार्थों को अलग करने में काम में आती है। पहले हम देखेंगे इवेपोरेशन होता क्या है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब तापमान बढ़ता है, वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो पानी है, जितनी भी हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे जितने भी हमारे जल के स्रोत हैं, जैसे कि समुद्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं, वहाँ जितना भी पानी होता है वो पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, वाष्पित होना शुरू हो जाता है। कब? जब वहाँ का तापमान बढ़ता है, उस जगह का, उस क्लाइमेट का जब तापमान बढ़ता है तो वहाँ का पानी चेंज होना शुरू हो जाता है वाटर वेपर में। जब जल ताप बढ़ने पर जल वाष्प में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं हम वाष्पन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होती है कि जब तापमान बढ़ता है तो वहाँ का जितना पानी है वो पानी धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है और वो जल वाष्प में, या हम उसे सरल भाषा में कहें तो भाप में बदलने लगता है, जिसे हम स्टीम कहते हैं। इस स्टीम में या भाप में बदल जाता है और भाप में बदलकर वह ऊपर चला जाता है। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन या वाष्पन। अब आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा, जल चक्र आपने पढ़ा होगा, जिसमें जो पानी होता है, जितना भी नदियों, तालाबों, झीलों, समुद्रों, वहाँ का जितना भी पानी होता है वो तापमान बढ़ने से जल वाष्प में बदल जाता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर के वो बादल बन जाता है और बादल का जब भारी हो जाते हैं तो वो गिरकर नीचे आ जाते हैं बरसात के रूप में। तो ये उस जल चक्र में आपने इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ी होगी कि जल का वाष्प में बदलकर ऊपर चले जाना। दैट इज कॉल्ड वाष्पन या इवेपोरेशन। अब ये किस तरह से दो कंपोनेंट्स को, किसी मिक्सचर में से दो कंपोनेंट्स को अलग करने के काम आता है। तो आपने सबसे बड़ा उदाहरण देखा होगा, समुद्र में से नमक को अलग करना। समुद्रों में पानी बहुत खारा होता है। क्यों खारा होता है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक होता है और हमारे पास जो घरों में नमक आता है वो वही समुद्रों में से ही अलग किया हुआ नमक आता है। तो वो किस प्रोसेस से अलग किया जाता है, कभी आप गूगल पे सर्च करना तो जो सांभर झील है वहाँ पर नमक किस तरह से बनाया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि जो समुद्र है या जो सांभर झील है या झीलें हैं जहाँ पर पानी खारा है, वहाँ पर उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे से पिट्स या गड्ढे बना दिए जाते हैं या क्यारियाँ बना दी जाती है या टैंक बना दिए जाते हैं और उस समुद्र के पानी को या झील के पानी को इस क्यारियों में, इन टैंक में, इन गड्ढों में डाल दिया जाता है अलग अलग। फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये पानी भाप बनकर उड़ जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पित हो जाता है। ये सारा वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ये सारा जल वाष्प में चेंज हो जाता है और नीचे सिर्फ रह जाता है नमक। और इसी नमक को फिर फैक्ट्रीज़ में भेज दिया जाता है, वहाँ पर उसका शुद्धिकरण होता है, फिर क्रिस्टल्स बनाए जाते हैं और फिर उसका पाउडर बनाया जाता है और ये पाउडर हमारे घरों तक सप्लाई होता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रही है वाटर में से नमक को अलग करने की, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मेथड काम में आ रही है दैट इज़ इवेपोरेशन। कौन सी मेथड है यहाँ पर? इवेपोरेशन। ये वाष्पन की प्रक्रिया से ही समुद्रों के पानी में से नमक को अलग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? व्हाट इज संघनन? संघनन किसे कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। जब जल वाष्प वापस द्रव अवस्था में बदल जाती है, मीन जो भाप है वो भाप जब वापस पानी में बदल जाती है, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहा जाता है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। जब जल की भाप वापस जल में या अपनी द्रव अवस्था में, तरल अवस्था में बदल जाती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जल चक्र में देखा है कि पानी
भाप बनकर ऊपर जाता है जब वहाँ का टेम्परेचर या तापमान बढ़ जाता है। ये भाप बनकर ऊपर जाता है तो वो जो भाप है वो वापस वो भाप किस में बदलती है, क्लाउड्स में या बादलों में बदलता है। यहाँ पर ये क्लाउड्स बन जाते हैं। तो ये भाप क्या है, ये भाप वही पानी की बूंदें हैं, ये पानी की बूंदें हैं जो भाप ऊपर जाकर फिर से पानी में बदल गई है, जिसे हम बादल कह रहे हैं। वो बादल क्या है, पानी की बूंदें ही हैं। तो यहाँ पर देखो ये समुद्र हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तालाब है। यहाँ से तो टेम्परेचर बढ़ा, तापमान बढ़ा और ये भाप बनकर ऊपर गई। इस प्रोसेस को हमने कहा इवेपोरेशन या फिर वाष्पन कहा। और जब ये पानी की बूंदें ऊपर, ये पानी की भाप ऊपर पहुंची तो वहाँ का तापमान बहुत कम था, लो टेम्परेचर। और लो टेम्परेचर तापमान जैसे ही घटेगा वैसे ही ये भाप पानी की बूंदों में वापस बदलेगा। तो यहाँ पर क्या प्रोसेस हुई, कंडेंसेशन। इसे हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन या संघनन। इस भाप का यहाँ पर संघनन हुआ और क्या बन गए, बादल बन गए। ठीक है, तो ये आपने जल चक्र में पढ़ा हुआ है। तो इवेपोरेशन का उल्टा होता है कंडेंसेशन, या जो संघनन है वो वाष्पन की जस्ट विपरीत होती है। वाष्पन में जल से भाप बनती है और संघनन में भाप से जल बनता है। ये जल वाष्प से क्या बन जाता है, जल बन जाता है। ये जल वाष्प जो कि गैसीय अवस्था में है वो फिर से द्रव अवस्था में आ जाती है। बस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब जल से भाप बनती है तो वाष्पन, और भाप से जल बनता है तो संघनन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। संघनन प्रोसेस को या कंडेंसेशन प्रोसेस को आपने अपने घर में डेली एग्जाम्पल में देखा होगा। जब कभी भी गरम गरम दूध को हम ढक देते हैं या गरम गरम चाय को हम ढक देते हैं तो आपने जो ढकी हुई प्लेट है उसके ऊपर, मान लो ये दूध है और ये दूध अभी गर्म है और आपने इसे इस प्लेट से ढक दिया। इस प्लेट से ढकने के बाद आप थोड़ी देर बाद इस प्लेट को उघाड़ कर देखते हैं तो इस प्लेट के अंदर की ओर आपको पानी की बूंदें दिखाई देती है। ये पानी की बूंदें कहाँ से आई, ये पानी की बूंदें यही इस उबलते हुए दूध में से, जो दूध गर्म था, इस दूध में से ये पानी की भाप निकल रही थी। ये पानी की भाप इस प्लेट से ढकने के बाद इस प्लेट से टकराएगी। ये प्लेट तो ठंडी है, इसीलिए ये पानी की भाप जो है वो यहाँ पर ठंडी होकर संघनित हो जाएगी और पानी की बूंदों में बदल जाएगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब जल वाष्प वापस जल में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। ऐसे ही यदि आपने गरम गरम चाय को ढक दिया है तो उस प्लेट पर आपको पानी की बूंदें दिखाई देगी। वो पानी की बूंदें कहाँ से आई, वही वाष्प, वही भाप जो उस प्लेट से टकराएगी वो पानी की बूंदों में बदल जाती है। ये आपके डेली एग्जाम्पल्स आप घरों में देखते हैं। और ये कंडेंसेशन की प्रोसेस, यहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है, वाष्पन हो रहा है और ऊपर जाकर जब वो प्लेट से टकरा रही है तो वहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है, संघनन हो रहा है। और आपकी बुक में एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जिसमें एक केटल बनाई हुई है, केतली बनाई हुई है, उसके अंदर पानी है। उस पानी को हम बॉईल कर रहे हैं, गरम कर रहे हैं। गरम करने पर इसको ये हमने ऐसे पूरी तरह से ढका हुआ है और गरम करने पर इसमें से ये भाप निकलने का रास्ता हमने रखा हुआ है, जो इसकी टोंटी से, इसकी स्पाउट से, इस केटल की स्पाउट से ये भाप निकल रही है। अब यदि हम इस भाप के ऊपर एक प्लेट रख दें और ये प्लेट के ऊपर हम बर्फ़ के पीसेस या आइस पीसेस रख दें या बर्फ़ के कुछ टुकड़े रख दें तो ये प्लेट और ठंडी हो जाएगी। और प्लेट ठंडी होने से ये जो भाप इस प्लेट से टकराएगी वो ठंडी होने की वजह से, ये टेम्परेचर कम होने की वजह से पानी की बूंदों में चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और यही पानी की बूंदें इस प्लेट को जब हम तिरछा करेंगे तो साइड से यही पानी की बूंदें हम एक कंटेनर में, एक बीकर में कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस तो हो रही है इवेपोरेशन, वाष्पन, और यहाँ पर हो रहा है ये कंडेंसेशन या संघनन। जब पानी की भाप वापस पानी में बदल जाए, जल वाष्प जब वापस जल में बदल जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, मीन्स पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अभी तक हमने देखा था कि चाय से हमें चाय पत्ती अलग करने के लिए हमने सिर्फ एक ही मेथड का यूज़ किया था, है ना, फिल्ट्रेशन। ऐसे ही दूध से मलाई को अलग करने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज़ किया हमने लेकिन क्या ज़रूरी है कि किसी मिक्सचर में से जब हम दो कंपोनेंट्स को या दो पदार्थों को अलग करते हैं तो हम सिर्फ एक ही मेथड से उसको अलग कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। कई बार हमें
दो कंपोनेंट्स को किसी मिक्सचर से अलग करने के लिए 2 या 3 विधियों का उपयोग भी करना पड़ता है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है इसमें कि रेत प्लस नमक, सॉइल प्लस सॉल्ट। मान लो कि आप नमक लेकर आ रहे हैं और नमक आपसे रास्ते में सड़क पर गिर गया या कहीं घर में ही गिर गया और आपने उस नमक को इकट्ठा उठा लिया, नीचे से उठा लिया और उसके साथ उसमें कुछ रेती या मिट्टी भी आ गई। अब आप उस नमक को फेंक दोगे क्योंकि उसमें रेती मिली हुई है और वो रेती हमारे काम की नहीं है, हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हम इस नमक का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हम 2-3 विधियों का उपयोग करके, जो अब तक हमने पदार्थों के पृथक्करण की जो विधियाँ पढ़ी है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जो हमने अभी तक मेथड्स पढ़ी हैं, उन मेथड्स का यूज़ करके हम इन दोनों को सक्सेसफुली अलग कर सकते हैं। हम देखेंगे कि रेत और नमक के मिश्रण को हम 2 या 3 विधियों के द्वारा किस तरह से अलग कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये नमक और रेत का मिश्रण, नमक या मिट्टी का मिश्रण। जो आपसे नमक का पैकेट कहीं गिर गया था, पैकेट फट जाने की वजह से उसमें मिट्टी मिल गई। अब उस मिट्टी मिली हुई नमक को हम किस तरह से अलग करेंगे। ये नमक और इसमें ये क्या है, रेत है, ठीक है। इस मिश्रण को हमें अलग करना है आपस में। ये मिश्रण है नमक और मिट्टी का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पानी मिलाएंगे। ये हमने पानी मिलाया। पानी मिलाने से क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो सॉल्ट इस वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट सॉल्ट कैन डिज़ोल्व इन वाटर। अब ये सॉल्ट सारा इस वाटर में डिज़ोल्व हो गया है और केवल सैंड वाटर में हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से इसको सैंड को नीचे सेटल होने देंगे। इसके लिए हम इसको बिना डिस्टर्ब किए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। रखने से क्या होगा कि जितनी भी सैंड पार्टिकल्स हैं वो सारे नीचे सेटल हो जाएंगे। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सैंड पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए हैं और वाटर में सॉल्ट डिज़ोल्व हो गया है, ठीक है। अब हम इस वाटर को और इस सैंड को, वाटर में सॉल्ट है, इस वाटर को और सैंड को 2 प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। एक तो है फिल्ट्रेशन और एक है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन से भी हम इसे, डिकेंटेशन से इस तरह से अलग कर लेंगे। हमने इसको सेटल होने दिया, फिर धीरे धीरे हम इसे दूसरी टेस्ट ट्यूब में इस तरह से डाल देंगे। ये देखो, अब ये सैंड अलग हो गई और ये सॉल्ट प्लस वाटर अलग हो गया। ये तो थी डिकेंटेशन प्रोसेस, लेकिन इसमें अभी शुद्धता नहीं है, थोड़ी सी कम है। हम इसको एक और मेथड से अलग कर सकते हैं, वो है हमारी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। हम जानते हैं कि फिल्टर पेपर में माइन्यूट पोर्स होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इन पोर्स में जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएंगे और वाटर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे कोन बनाएंगे, इसका इस तरह से हम कोन बनाएंगे और इस कोन को हम इस फनल पर रखेंगे। इस फनल पर इस तरह से कोन शेप में ही इसे रख देंगे और फिर इसे हम दूसरी खाली ट्यूब पर लेकर इसको डालेंगे। इसमें क्या होगा कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पर रह जाएंगे और जो वाटर प्लस सॉल्ट है वो नीचे फिल्टर हो जाएगा। नीचे जो आएगा उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं और जो फिल्टर पेपर पर रह जाता है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। ये देखो, बिल्कुल साफ वाटर नीचे हमें मिलेगा और ऊपर सैंड के पार्टिकल्स रह जाएंगे और उस वाटर के साथ हमें सॉल्ट भी मिल जाएगा। ये देखो, नीचे हमें बिल्कुल वाटर मिल रहा है और ऊपर ये इस फिल्टर पेपर पर सैंड पार्टिकल्स मिल जाएंगे। ये जो ऊपर मिलेगा, फिल्टर पेपर पर जो ऊपर मिलेगा, यदि हमारे काम का है तो हम इसे संभाल कर रखेंगे और यदि हमारे लिए हार्मफुल है तो हम इसे फेंक देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें फिल्ट्रेट मिला है इसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है। तो अब तक हमने 2 प्रोसेस का यूज़ कर लिया है इनको अलग करने में, एक तो सेडिमेंटेशन और एक फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन भी कर सकते हो और डिकेंटेशन भी कर सकते हो। इस सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, क्योंकि ये तो हमारे लिए हार्मफुल है, इसमें जो हमें सैंड पार्टिकल्स मिले हैं ये हमारे लिए यूज़लेस हैं, इनका कोई यूज़ नहीं है, तो इसे हम फेंक देंगे। लेकिन लैब में जब हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो
कई बार जो ऊपर हमें केमिकल मिलता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, तो हम उसे अलग कर संभाल कर रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारे लिए यूज़लेस है, तो इसे हम क्या करेंगे, फेंक देंगे। अब हमारे पास मिल गया वाटर और सॉल्ट। इस वाटर और सॉल्ट को अब हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे। बॉईल करने पर क्या होगा कि ये जो वाटर है वो तो इवोपरेट हो जाएगा और सॉल्ट के पार्टिकल्स हमें नीचे मिल जाएंगे। तो ये हमने क्या किया, एक प्रोसेस कौन सी हो गई, इवेपोरेशन प्रोसेस हो गई, और इस इवेपोरेशन प्रोसेस से हमने सॉल्ट और वाटर को अलग कर लिया। ठीक है, ये थी आपकी 2 या 3 मेथड से किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखो, संतृप्त विलयन का मतलब होता है कि जब किसी पानी में कोई पदार्थ हम घोल रहे हैं, उसे डिज़ोल्व कर रहे हैं, और डिज़ोल्व करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाए जब वो घुलना बंद कर दे। मान लो हमने किसी टेस्ट ट्यूब में या किसी कंटेनर में पानी लिया और उसमें हम नमक घोलते जा रहे हैं, और डालते जा रहे हैं और डालते जा रहे हैं और उसको डिज़ोल्व करते जा रहे हैं, तो एक समय ऐसा आ जाता है कि वो नमक घुलना बंद हो जाता है। वो नमक, वो शक्कर, यदि हमने शक्कर भी ली है तो वो शक्कर, वो नमक नीचे पैंदे में इकट्ठा होने लग जाता है, फिर वो घुलना बंद कर देता है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिज़ोल्व इन वाटर, जो पदार्थ हम पानी में घोलने जा रहे हैं उस पदार्थ को हम कहते हैं विलेय पदार्थ, और इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। देखो, एक तो होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। ये आपने पढ़ा होगा पहले, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। विलेय और विलायक दोनों जब मिलते हैं आपस में तो विलयन बनता है। विलेय वो होता है जो कम अमाउंट में आता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। जैसे पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा और नमक और शक्कर जो हम उसमें डाल रहे हैं वो सॉल्यूट होगा, और उन दोनों के मिश्रण से जो बनेगा वो सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी तरह से सॉल्वेंट को हम हिंदी में कहेंगे विलायक, सॉल्यूट को कहेंगे विलेय, और सॉल्यूशन को हम कहते हैं विलयन। विलायक प्लस विलेय बराबर विलयन। विलायक तो पानी है, विलेय नमक है, और उन दोनों का जो मिश्रण बना है घोलने के बाद उसे हमने क्या कहा, विलयन कहा। तो जब विलयन में कोई सॉल्यूट या कोई विलेय पदार्थ घुलना बंद कर दे और एक अवस्था ऐसी आ जाए कि वो हमें वापस वहीं मिल जाए उसमें, उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहते हैं। जब और विलेय पदार्थ जल में नहीं घुलता है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसी तरह से अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, When more solute can dissolve in water, जब और सॉल्यूट को हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं और विलेय पदार्थ को जब हम विलयन में और घोल सकते हैं तो उस अवस्था को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन। जब और विलेय पदार्थ जल में घुल सकते हैं उस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। जब वो विलयन रखा है और यदि हम कहें कि अभी तो इसमें और नमक घुल सकता है, यदि उसमें नमक घुल जाता है डालने पर, तो वो जो विलयन है वो क्या कहलाता है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे आप खाना खाते हैं, अब खाना खाते हैं, अभी आपने एक ही रोटी खाई है तो आपके पेट में भी जगह और है, आप दूसरी भी खा सकते हो। तो अभी जो आपकी एक रोटी खाई है आपने, उसके बाद जो आपका अभी पेट है वो क्या है, असंतृप्त है। असंतृप्त क्यों है, क्योंकि अभी आप और खा सकते हो, उसमें वो भी खाली है थोड़ा। जब वो खाली है उसमें और भोजन जा सकता है तो वो अवस्था क्या कहलाती है, असंतृप्त कहलाती है। मतलब कि आपने किसी पानी में कोई नमक और शक्कर डाला है और यदि आप डालने के बाद आप कह सकते हो कि अभी तो इसमें और घुल सकता है, तो अभी जो वो विलयन है वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर क्या हुआ, आपने 2 खा ली, 3 खा लिया, अब आपका पेट बहुत भर गया, अब आप और नहीं खा सकते। आपको किसी ने कहा कि नहीं एक और खा लो, और आपने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, अब मैं एक गास भी नहीं खा सकता। तो वो अवस्था अब आपकी क्या आ गई है, संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आ गई है, संतृप्त विलयन की आ गई है। जब आप एक गास भी और
नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरीके से किसी विलायक में या किसी सॉल्वेंट में जब हम किसी सॉल्यूट या विलेय पदार्थ को अब और नहीं घोल सकते, वो इतना सैचुरेटेड हो चुका है, संतृप्त हो चुका है, जब हम और नहीं घुल सकता है उसमें, तो वो अवस्था विलयन की क्या कहलाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाती है। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम टिकट विंडो पे टिकट लेने जाते हैं, चाहे वो बस का हो, ट्रेन का हो, है ना, और मान लो कि आप गए और आपने टिकट जो दे रहा है उससे पूछा कि भाई अभी बस सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यदि वो सैचुरेटेड है, मतलब कि बस पूरी भर चुकी है, अब उसमें जगह बची नहीं है बैठने की, तो वो कहेगा सैचुरेटेड है, अब आपको टिकट नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि बस जो है उसमें जितनी भी सीट्स हैं वो सब व्यक्तियों से भर चुकी है, अब उसमें एक व्यक्ति भी और नहीं बैठ सकता। तो वो जो बस है वो वहाँ पर क्या कहलाएगी? सैचुरेटेड कहलाएगी, संतृप्त कहलाएगी। मतलब अब बस क्या हो गई या ट्रेन क्या हो गई है? पूरी तरह से भर चुकी है, अब कोई सीट खाली नहीं है। यदि उस व्यक्ति ने पूछा कि भाई बस संतृप्त है या असंतृप्त है, और टिकट देने वाले ने कहा कि अभी तो असंतृप्त है, असंतृप्त का मतलब क्या हुआ? अभी तो कम ही भरी है, अभी और व्यक्ति उसमें बैठ सकते हैं, मतलब अभी आप और टिकट ले सकते हो। तो वो जो बस है जिसमें अभी और व्यक्ति बैठ सकते हैं, वो अवस्था क्या कहलाएगी? उसकी असंतृप्त विलयन की कहलाएगी। मतलब कि वो विलयन, वो सॉल्यूशन कैसा है, उसमें अभी और सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो अवस्था होती है सॉल्यूशन की, किसी विलयन की, वो क्या कहलाती है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। समझ में आ गया आप लोगों को? सैचुरेटेड में जब और पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, और अनसैचुरेटेड में जब और पार्टिकल डिसॉल्व हो सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं। आइए हम देखते हैं प्रैक्टिकल के द्वारा कि किस तरह एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार होता है। यह सैचुरेटेड सॉल्यूशन अवस्था कब आती है किसी, ये हमने लिया है शुगर, ये शुगर और ये सॉल्ट। ये सॉल्ट पाउडर है, ये शुगर पाउडर है। हम दोनों को डिज़ोल्व करके देखते हैं, और ये है हमारे पास दोनों ट्यूब, दोनों में हम सेम अमाउंट का वाटर लेते हैं। हम सैचुरेटेड अवस्था को देखने के साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे नमक और शुगर, क्या सेम अमाउंट लेते हैं डिज़ोल्व होने में, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में उनका सेम अमाउंट लगता है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा भी होता है क्या। इसके लिए हम सेम अमाउंट का वाटर लेंगे इन दोनों में, और सेम अमाउंट ही इन दोनों का लेंगे, जिससे हमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये मैंने लिया है भर करके वाटर, एक बार और ले लेते हैं, 2 बार ले लेते हैं इसे, और इतना ही वाटर इसमें ले लेते हैं जिसमें हम शुगर डिज़ोल्व करने वाले हैं, 1 और ये 2। दोनों में हमने 2 भर करके ले लिए हैं ताकि दोनों में सेम अमाउंट का वाटर रहे। अब हम दोनों में सेम अमाउंट का सब्सटेंस डालेंगे। इसमें है शुगर, ये शुगर पाउडर है, ये देखो भर के लिया है, और ये अमाउंट, इतना ही अमाउंट का हम सॉल्ट डालने वाले हैं। ठीक है, अब इतना ही भर के हम सॉल्ट ले रहे हैं। दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। यहाँ पर यदि हमारे पास डिजिटल मशीन हो तो हम इसको मेज़र करके देख सकते हैं कि 10 ग्राम ले रहे हैं दोनों का, या हम दोनों का 20 ग्राम ले रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर अंदाजे से दोनों का सेम अमाउंट ले लिया है। अब हम इन दोनों को डिज़ोल्व करेंगे। दोनों को डिज़ोल्व करने पर ये देखो, दोनों में शुगर, इसमें सॉल्ट है, इसमें शुगर है, दोनों में ये पूरी तरह से डिज़ोल्व हो चुके हैं। ये देखो आप, इसके जो बॉटम पर हमें एक पार्टिकल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो शुगर में दिख रहा है, ना ही सॉल्ट का दिख रहा है, ना शुगर का दिख रहा है। इन दोनों ही सॉल्यूशन में हमें दोनों के पार्टिकल्स बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम अमाउंट में हमने सेम अमाउंट का शुगर और सॉल्ट को डिज़ोल्व कर लिया। तो अभी ये जो सॉल्यूशन बना है हमारे पास, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। हम कैसे कह सकते हैं कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है? क्योंकि अभी हम इसमें और सॉल्ट और इसमें और शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं वापस से उतना ही अमाउंट की सॉल्ट और उतना ही अमाउंट का शुगर। हम फिर से लेते हैं, ये मैंने शुगर पाउडर लिया है, और हम इसी में ये वापस इतना शुगर पाउडर और डालते हैं। ठीक है, और इतना ही अमाउंट का हम लेते हैं सॉल्ट।
इतना ही अमाउंट का हमने लिया है सॉल्ट। अब हम इनको डिसॉल्व करके देखते हैं। अभी हमको इनके बॉटम पर कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन्हें और डिसॉल्व कर लेते हैं और हिला लेते हैं। आप स्टिरर की हेल्प से भी हिला सकते हो और हाथों से भी हिला सकते हो। अब इनको 2 मिनट हम रख देंगे। हम देखना चाहेंगे कि कौन जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रहा है और कौन जो है वो अभी भी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारे पास है शुगर का, और इस शुगर के सॉल्यूशन में हमें बॉटम पर कोई भी पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें हम देखते हैं, ये है सॉल्ट का, और इस सॉल्ट के बॉटम पर आपको सॉल्ट के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर है उसमें अब ये सॉल्ट पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, जबकि उसी टाइम पर, उसी समय पर उतने ही अमाउंट के वाटर में एक निश्चित अमाउंट में पानी का हमने निश्चित अमाउंट लिया है, वाटर का हमने एक फिक्स अमाउंट ले रखा है, उसमें ये शुगर के जो हमने सेम अमाउंट लिया था वो तो पूरा डिसॉल्व हो गया, जबकि सॉल्ट का भी हमने सेम अमाउंट लिया था और वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ये देखो, इसके बॉटम पर सॉल्ट के पार्टिकल एज इट इज़ पड़े हुए हैं, ये अब और डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसको, इस सॉल्यूशन को हम अलग कर लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं। ये जो हमारे पास मिला है सॉल्ट का, ये सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि अब हम इसमें और सॉल्ट नहीं डाल सकते। यदि हम इसमें और सॉल्ट डालेंगे तो वो उसके बॉटम पर जाकर बैठ जाएंगे, जैसे यहाँ बैठे हुए हैं। ये अब और डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, जबकि ये जो सॉल्ट वाटर है शुगर का, उसमें सारे पार्टिकल डिसॉल्व हो चुके हैं। यदि हम इसमें और शुगर डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि डिफरेंट सब्सटेंस भी डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट अमाउंट में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। सब एक ही अमाउंट में नहीं बनाते हैं, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये हमने आज ये चैप्टर यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी समझ लिया है विद द प्रैक्टिकल, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है।